नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, अब से ठीक 1 घंटे के बाद कोलकाता की ऐतिहासिक सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है। उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सड़क भी तैयार है, समर्थक भी तैयार हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बाद कोलकाता में पहली बार कोई प्रधानमंत्री रोड शो करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के 24 घंटे बाद ही ममता बनर्जी भी कोलकाता की सड़क पर उतरेंगी और टीएमसी के गढ़ को बचाने के लिए जनता से रूबरू होंगी। आज रोड शो से पहले प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने बंगाल को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस बार बीजेपी का सबसे अच्छा प्रदर्शन बंगाल में होने वाला है और बीजेपी को सर्वाधिक सफलता बंगाल में मिलने वाली है, क्योंकि लोग ममता बनर्जी के खिलाफ हो गए हैं और इसी बात से बौखलाई टीएमसी के लोग बंगाल में उपद्रव और हत्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोगों के लिए ये पूरी तरह से आखिरी दौर है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से पहले ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सीपीएम के दौर की याद दिलाई और कहा कि जब सीपीएम को सत्ता से उखाड़ दिया तो बीजेपी को भी अब उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर 30 साल तक सत्ता में रहने वाली सीपीएम उखड़ सकती है तो ममता को याद रहे कि बंगाल में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों तरफ से इस बार दावे किए गए हैं। बीजेपी कह रही है कि वो 30 से ज्यादा सीटें जीतेगी, तो टीएमसी कह चुकी है कि बीजेपी को पिछले प्रदर्शन से पीछे धकेल देंगे। सवाल ये उठता है कि बैटल ऑफ बंगाल में कितना कमाल चलेगा। सवाल यह भी है कि बंगाल में इस बार बेस्ट परफॉर्मर कौन होगा, क्योंकि बैटल ऑफ बंगाल में माहौल गर्म है। आखिर कौन भेदेगा किसका किला, करेंगे विस्तार से चर्चा और वो भी ताल ठोक के। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। बांग्ला ही रहा है, इसी के लिए हम अगर सीपीएम को उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। ये पर्दे के पीछे टीएमसी और लेफ्ट वो एक ही सिक्के की दो बाजू है। खेला होगा, खेला होगा। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। अगर सीपीएम उखड़ सकती है, जो 30 साल रह के सो कॉल्ड साइंटिफिक रिगिंग करती थी, तो वो भी उखड़ सकती है और ममता जी को ध्यान रखना चाहिए। डिक्टेटर की भाषा, डेमोक्रेसी के लीडर की भाषा। पर माँ माटी मानुष नहीं, बल्कि केवल बम ब्लास्ट करने वाले बलात्कारी शाहजहां की तरह और भ्रष्टाचारी जो एसएससी स्कैम करते हैं वही लोग सुरक्षित हैं। कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी तीनों ही पश्चिम बंगाल की गुनहगार है। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंदिर खुदा होता है। चलिए ताल ठोक के में अब बहस शुरू करते हैं। और आज बहस में हमारे साथ जो मेहमान होंगे उसमें प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के जफर इस्लाम साहब, स्वयं पुरोहित हैं हमारे साथ टीएमसी से प्रवक्ता अबू शर्मा, कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं रुख करूंगा स्वयं पुरोहित का। स्वयं पुरोहित जी, अब क्या माना जाए कि बीजेपी क्या पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी थ्रेट बन गई है ममता बनर्जी के लिए? आपका शासन है, एक बहुत जबरदस्त बहुमत है ममता बनर्जी के पास। क्या जरूरत थी ये कहने की कि जब हम सीपीएम को उखाड़ के फेंक सकते हैं? अरे तब तो आप विपक्ष में थे, अब बीजेपी विपक्ष में है। वही कह दिया सुधांशु त्रिवेदी जी ने कि भाई अब हम विपक्ष में हैं, तो जब 30 साल का शासन, 3 दशक का शासन ममता बनर्जी खत्म कर सकती हैं सीपीएम का, तो अब ममता बनर्जी सत्ता में है, उनका तो 1 ही दशक का शासन है, तो बीजेपी के लिए क्या मुश्किल है?
नहीं, देखिए, बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि बीजेपी के पास में बूथ में बैठने के कार्यकर्ता नहीं है आज की डेट में। धरातल पर स्थिति ये है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को ईडी सीबीआई का डर दिखा करके पार्टी ज्वाइन करवाना, ये भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में चरित्र है, ये चाल है और यही चेहरा है। इनके पास में लोग नहीं है, ये सच्चाई है। जिस तरह से पिछले बार जो 2019 का चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को वामपंथी बंधुओं ने साथ दिया, उसके बाद में उनकी सीटें बढ़ी, 18 एमपी चुन करके गए। 18 एमपी ने पश्चिम बंगाल के मुद्दों की कोई बात नहीं की पार्लियामेंट में। क्या दिया नरेंद्र मोदी ने 5 साल में देश पश्चिम बंगाल को? मुझे पहले पश्चिम बंगाल की जनता ये सवाल करना चाहती है। और दीदी ने क्या पश्चिम कहा? बंगाल की जनता को सुनिए, जो स्वयं पुरोहित जी आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं। स्वयं पुरोहित जी आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 5 सालों में पश्चिम बंगाल की जनता को क्या दिया। बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी ने बताया नहीं कि केंद्रीय योजनाओं में घोटाला हुआ और घोटाला होने के प्रमाण मिले, इस वजह से केंद्र ने फंड रोक दिया पश्चिम बंगाल का। ममता बनर्जी ये तो बताती हैं कि पश्चिम बंगाल को नरेंद्र मोदी फंड नहीं देते, लेकिन क्यों नहीं देते ये नहीं बताती हैं। सुनिए ना, नहीं, क्यों नहीं देते? क्योंकि ये एक सौतेला व्यवहार जहां पे इनकी सरकार नहीं है। 2021 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद नरेंद्र मोदी की जो तानाशाह की सरकार है पश्चिम बंगाल को झुकाने के लिए, आज भी 1,60,000 करोड़ रुपया बकाया है, मनरेगा का पैसा बकाया है। जो डिस्क्रिपेंसी की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता या नरेंद्र मोदी की सरकार, उससे ज्यादा डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है गुजरात में और उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी वहां का पैसा दिया जाता है। तो यह बात है कि आप पश्चिम बंगाल का पैसा रोक रहे हैं, पश्चिम बंगाल के उन्नयन में बाधा दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल के लोगों का अधिकार रोक रहे हैं। आज यहां के लोगों को रोजगार देने की बात थी, ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी, कितने लोग बंगाल से रोज उनको रोजगार मिला था, ये उनके लोग जानते हैं। मगर आज स्थिति क्या है? कितनी केंद्रीय सरकार की नौकरियां भर्ती हो रही है? 30 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली है, मगर आज 44% 45% युवा देश के बेरोजगार है। लेकिन स्वयं पुरोहित जी, दुर्भाग्य ये है कि जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की बजाय ममता बनर्जी सिर्फ बीजेपी हटाओ का नारा दे रही हैं। बीजेपी हटाने से ही देश का उन्नयन है, क्योंकि पिछले 10 साल से सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है। अरे लेकिन पश्चिम बंगाल अकेला मिलकर तो बीजेपी नहीं हटा सकता देश को चला रहा है, झूठ बोल रहा है कि मुझे सत्ता में ले आओ। मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने मत, मुझे नहीं, आप ही को बोलने दूंगा। मैं कह रहा हूं अकेला पश्चिम बंगाल बीजेपी नहीं हटा सकता, और जो बीजेपी हटाने की कसम खाए बैठे हैं इंडिया गठबंधन वाले, उनके साथ ममता बनर्जी नहीं है। कम से कम पश्चिम बंगाल में तो नहीं घुसने दिया इंडिया गठबंधन को। नहीं, तो कैसे हटेगी बीजेपी? हमें जहां साथ देना चाहिए वहां हम ठीक साथ देंगे। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 27 से ज्यादा सीटें हम जीतने जा रहे हैं, 27 से ज्यादा सीट पश्चिम बंगाल में जीतेंगे। पूरे देश का जो चक्र घूम रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी 200 में अटक जानी है। ठीक है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, ये क्लियर कट मैसेज है, आप समझिए। और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। 4 जून को जिस समय आपके साथ टीवी डिबेट में बैठूंगा, आप तो ममता बनर्जी को भी प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते, वो गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है, बाहर से समर्थन देंगी। आप तो ममता बनर्जी को भी प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते। सुनिए मेरी बात, ये सब नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे तो ममता बनर्जी बन जाएंगी क्या? ये बताइए, ममता बनर्जी बन सकती है क्या प्रधानमंत्री? खुलेंगे, आप इंतजार करिए। कौन देश का प्रधान? बंगाल देश। अरे मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा स्वयं पुरोहित जी, ये बताइए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मैंने मान लिया, ममता बनर्जी बन जाएंगी क्या? बनना चाहिए दीदी को प्रधानमंत्री, मैं तो कब से चाहता हूं। देखिए, ममता बनर्जी तय करेगी कि देश का प्रधानमंत्री और देश किन हाथों में जाएगा। ये तय ममता बनर्जी करेगी 2024 के चुनाव के अंदर में। 4 जून का इंतजार करिए और ममता बनर्जी के ऊपर विश्वास रखिए। देश की बंगाल की जनता तय करेंगी अपना नाम, मतलब देश की जनता मतलब तय करेंगी, यानी कि वो दौड़ में शामिल नहीं है, वो तय करेंगी। किंग मेकर है, किंग नहीं बनेंगी, है ना? नहीं, ये फैसला तो ममता बनर्जी के हाथों का है कि उनको बनना है कि नहीं बनना है। ये ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन। ठीक है, स्वयं पुरोहित जी, लौटता हूं आपके पास, मैं लौटता हूं आपके पास। जफर इस्लाम साहब, मैं इसका जवाब नहीं दे, मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता हूं। अच्छा, ठीक है, मैं जफर इस्लाम साहब का रुख करता हूं। डॉक्टर जफर इस्लाम साहब, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 30 सीटें आएंगी, कैसे आ जाएंगी? 27 सीट तो टीएमसी दावा कर रही है। देखिए, टीएमसी पहले ही हार चुकी है पूरा इलेक्शन, और इसीलिए उसने कहा कि मैदान के बाहर बैठना पसंद करेंगे 12th मैन की तरह, इसलिए कि मैदान में कोई रोल ही नहीं रहेगा। वो तो टीएमसी चालाक पार्टी है। जफर इस्लाम साहब, फिर भी स्वयं पुरोहित कह रहे हैं बाहर बैठ करके भी ममता बनर्जी ही किंग मेकर होंगी।
हाँ तो पूरी बात कर लेना, हम सुन लिया सब उनकी बातें। कह रहे हैं कि वो बाहर बैठेंगे, उनका कोई रोल ही नहीं होगा, इसलिए कि उनको भी पता है कि एनडीए की सरकार बनेगी, वहां 30-32 सीटें हमारी आएगी। अब ये दे रहे हमें 15 सीट, अभी आपके सामने कह रहे थे कि 27 हमारी 15 उनकी। आपको ये बता देना चाहता हूं कि इनके जो 15, ये हमारी 15 बोल रहे, एक्चुअली अपने बारे में बताना चाहते थे, उसमें से भी इनको 5 और देना पड़ेगा भाई। कम से कम 32 सीटें लेकर आएंगे हम, ये आपको बता रहे हैं, जहां तक बंगाल का सवाल है। और क्यों ना दे जनता, क्यों ना वोट दे, क्यों जनता के, आप देखिए किसी एक आम नागरिक की सोच क्या होती है। एक आम नागरिक सोच होती है कि भारतीय जनता पार्टी बच्चे के पैदा होने से, उसकी पढ़ाई तक, से उसकी नौकरी से, रोजगार से आगे आप देखिए तो उसके सेहत का ख्याल, आयुष्मान भारत, सड़कें देती है, अच्छे सड़कें देती है, अच्छा राशन देती है, और सब कुछ, मतलब खाने पीने रहने, और उसके बाद अगर किसी को घर की जरूरत है, जिसके पास छत नहीं, उसको छत, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, हर चीज देती है। तो जनता क्यों नहीं खुश होगी? अगर जिसके घर में टॉयलेट नहीं है उसको टॉयलेट भी देती है, और सस्ती दवा, एकदम सस्ती दवा भी पहुंचाती है घर घर तक। तो जाहिर है एक आम नागरिक देख रहा, उसने सरकारें देखी है। आज बंगाल का हाल देखिए, लोग गरीब गुरबा है कितना, इसलिए कि यहां पर बस नारा चलता है, खाली नारा दो और कुछ काम नहीं करो। आपने देखा देश में लोगों ने नारा दिया, भाई बिजली सड़क पानी देंगे, किसने दिया? काम देने का काम किया पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमारी जब सरकार थी, और बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में गरीबों के घर तक पहुंचने का काम किया है। चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, चाहे आपको नल का कनेक्शन हो या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो, हर जो सुविधाएं मुहैया कराई, ताकि आम नागरिक को जो उसकी जरूरत सामान हो, एक डे टू डे जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, वो सब पहुंचाने का काम किया। तो वो क्यों ना वोट दे? आज देखिए, जब हम देखते हैं कि इतने बड़े नंबर जो है लाभार्थियों का है, और लाभार्थी जानते हैं कि यही सरकार है जो उनकी चिंता करती है, उनका दामन थामती है, उनके हाथ मजबूत थामती है, और उनके लिए चिंता करने वाली सरकार है, इसलिए जीतेंगे। अब टीएमसी को देखिए, ये समाज को तोड़ने का काम करते हैं। समाज वो इधर उधर करके सोचते हैं जीत जाएंगे, वो हो गया, अब नहीं चलेगा। अब चलेगा मोदी का राज। मोदी के राज में हर जनता का राज है, हर आम नागरिक का राज है, हर आम नागरिक को सुविधाएं है, वही राजा है। हम सेवक है, यही प्रधानमंत्री कहते हैं, हम सेवक है, वो राजा है। हमारे नजरों में एक आम नागरिक राजा, और हम उसकी सेवा करने के लिए जनता हमें खड़ा करती है, और हम सेवा करेंगे। एक प्रधान सेवक के तौर पे वो बराबर चिंता करते हैं एक आम नागरिक के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बंगाल क्यों, सिर्फ बंगाल नहीं, बंगाल से निकलिए, देश के हर कोने में इस बार 400 का नारा जो है जनता दे रही है। हम अगर एक बार बोलते हैं तो जनता 10 बार बोलती है। हम 400 में नारे के साथ खड़े हैं और जिता के आएंगे। बूथ पे जाइए, बाहर से निकलता आदमी बोलता मोदी जी को वोट दिया। अरे मोदी लहर है भाई, देश के हर कोने कोने में एक ही नाम, मोदी जी का नाम। क्या ममता बनर्जी ठीक है, बंगाल में 10 सीट लेके प्रधानमंत्री बनने का जो सपना था चूर हो गया ना, बाहर खड़ी हो गई। इसलिए खड़ी हो गई कि उनको पता है चलिए 5-10 सीट आएगी और उसमें प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं रहेंगे। और वैसे भी जो गठबंधन है 1 तारीख को देखिए सब आपस में लड़ते रहेंगे। ठीक है, मैं डॉक्टर जफर इस्लाम लौटूंगा आपके पास। कांग्रेस से हमारे साथ अबू शर्मा है। भाई अबू शर्मा जी, आज आपको सुनना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज तो आप भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा में तो आपका कुछ है नहीं। 1 सीट बाई इलेक्शन में जीते थे, वो भी टीएमसी में चली गई, और ममता बनर्जी रैलियों में ये खुलेआम कहती हैं कि कांग्रेस वहां पर बीजेपी की बी टीम है। लेकिन 2 धड़े हैं अबू शर्मा जी। एक इकोसिस्टम जिसकी मोदी बात करते हैं कि भाई मेरी जीत को भी मेरी हार बताते हैं, एक वो इकोसिस्टम है जो ये कह रहा है कि वहां पर इतनी बुरी हालत है भारतीय जनता पार्टी की कि प्रधानमंत्री को खुद रैली करने जाना पड़ा। दूसरा धड़ा जो है, जो उनके पक्ष में है, वो ये मानता है कि इस बार जीत की पक्की गारंटी है, इसलिए प्रधानमंत्री अपना फेस आगे ला रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और ये दावा कर रहे हैं कि सबसे अच्छा प्रदर्शन बीजेपी वहीं करेगी। आपकी क्या राय है? मैं सबसे पहले प्राकृतिक आपदा में जो लोग का निधन हुआ, मैं अपना कांग्रेस पार्टी के पक्ष से उनका संवेदना जाहिर करना चाहता हूं। बहुत दुखद खबर है, और उसके बाद मैं राजनीति का चर्चा करूंगा। जी देखिए, बंगाल में जब कांग्रेस का सरकार बना, चाहे वो मतलब नेहरू जी का सरकार हो या इंदिरा जी का सरकार हो, बंगाल से बहुत मतलब मजबूत केंद्रीय नेता होते थे, चाहे प्रणब मुखर्जी हो, एबीए गोनी खान चौधरी हो,
और उसके बाद ममता बनर्जी हो, अजीत पांजरा हो, PR दासमुंशी हो, ये सबको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता था और वो लोग बंगाल का विकास करते थे। हाँ, ये बंगाल का जागरूक जनता को याद है। 2019 में कहीं ना कहीं है, मैं मान रहा हूं भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व को थोड़ा आधा बंगाल विश्वास किया था। जो बंगाल का जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए जो सपना मोदी जी ने दिखाया था तो उसमें भरोसा किया था। लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का एक ही आदत है, जनता से ले लो, दो कुछ मत दो। यही आदत बंगाल में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है 5 किलो। 81 करोड़ लोगों को 2 जून की रोटी की चिंता नहीं है अबू शर्मा जी। मोदी जी का 2 जून की रोटी में जो पैसा उनका खर्च होना था वो अपनी बाकी योजनाओं में लगा रहे हैं। अबू शर्मा जी, आयुष्मान योजना के बारे में आपने सुना होगा, घर के बर्तन भांडे बिक जाया करते थे, फिर भी इलाज नहीं मिलता था। अब 5 लाख तक का बीमा है। साहब जी, अभी 5 किलो अनाज के साथ घर पे सब्जी भी आएगा। 4 तारीख के बाद से घर पे सब्जी भी आएगा, मिठाई भी आएगी। अच्छा, आप बेफिक्र रहिए। 4 तारीख के बाद से वही गरीब घर में सब्जी भी आएगा, सूखा चावल खाने की जरूरत नहीं है, सब्जी भी आएगा। जो बात मैं कह रहा था, पश्चिम बंगाल में जीतने के बाद एक भी केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। आज पश्चिम बंगाल में मालदा जिला में गनी खान चौधरी ने ऐसा काम किया, बिना सांसद रहते हुए अधीर चौधरी ने ऐसा काम किया बरहमपुर में, जो वो लोग हमेशा जीतते हैं। आज कितना साल हो गया गनी खान जी का निधन हो गया, उसके बाद भी जीत रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल को धोखा दिया। अब ये जो मत है, अभी सीधा लड़ाई पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी वाम कांग्रेस के साथ TMC का हो रहा है। और मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूं, जो जाफर इस्लाम साहब कह रहे हैं 4 तारीख को उनको भी बुला लेना, मेरे को भी बुला लेना। मैं इस मंच में दावा के साथ कह रहा हूं 12 से ज्यादा सीट पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला है। और आज जो उत्तर कलकत्ता में आदरणीय प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, वहां पश्चिम बंगाल कांग्रेस से एक मतलब इतना सज्जन उम्मीदवार अध्यापक प्रदीप भट्टाचार्य, इतना 50 साल का राजनीतिक जीवन में बंगाल के मंत्री रहे कांग्रेस गवर्नमेंट में, 96 में सांसद रहे, राज्यसभा का भी सांसद रहे। मैं चैलेंज और दावा कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस एक भी आरोप नहीं लगाया ये चुनाव के दौरान। हम भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हम भी घूम। मुझे लगता है अबू शर्मा के साथ कोई तकनीकी दिक्कत है, उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है। मुस्कान जी जरा इनसे पूछिए कि अपनी जरा सीट बता दे जरा प्लीज। 1 मिनट वो, हाँ अबू, ठीक है अबू शर्मा जी, आप बात पूरी कीजिए, कुछ टेक्निकल एरर था। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? ठीक है। हाँ, तो वो मैं बोल रहा हूं, ये स्वामी विवेकानंद जी का उत्तर कलकत्ता है और यहाँ का जागरूक जनता जब मतदान केंद्र जाएंगे ना, सबसे पहले ईमानदार प्रदीप भट्टाचार्य जी का तस्वीर उनके सामने दिखेगा। और कहीं ना कहीं मैं दावा के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तापस रॉय तीसरा नंबर पे चले ना जाए, वो तीसरा नंबर पे चले जाएंगे, ये भी मैं दावा के साथ कह रहा हूं। ठीक है, आपने दावा किया। मैं प्रोफेसर संगीत रागी जी का रुख करूंगा। प्रोफेसर संगीत रागी जी, टीएमसी की जीत के अपने दावे हैं। सवाल ये उठता है कि वो मोदी को तानाशाह बता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को वो कुछ नहीं समझते, देश के गृह मंत्री को वो कुछ नहीं समझते, वहां के राज्यपाल को कुछ नहीं समझते, वो चुनाव आयोग को कुछ नहीं समझते। और अब तो ममता बनर्जी ने खुलेआम सार्वजनिक रैली में यह तक कह दिया कि हाईकोर्ट का जो मन करे कहे, हम उसके आदेश को नहीं मानते। इतनी जबरदस्त अवहेलना करने के बाद किसी को भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो हैं। और न केवल वो हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि इस बार सबका सफाया हो जाएगा। और उनकी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि न केवल टीएमसी की वहां सरकार रहेगी, बरकरार रहेगी, बल्कि वो किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। अनुराग जी, आपने बहुत अच्छा कहा। ममता बनर्जी जो कुछ कहती हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया। और इतना खुलेआम कहना कि तुमको जो करना है करो, हम तुम्हारी बात नहीं मानते हैं, ये तो एक अवमानना का विषय बनता है। लेकिन देखना है कि जो कोर्ट बाकी पार्टियों के इंडिविजुअल गरीब गुरबे लोगों के ऐसी बात बोल देता तो कल उसको नोटिस पहुंच जाता और 5वां दिन जेल में चला जाता। लेकिन अब इनकी अपना है।
देखिए, सच तो ये है कि ममता बनर्जी अपने राजनीतिक लड़ाई, जिसको कहते हैं वाटरलू, लड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में आज के दिन में करप्शन इनके जीभ पर चिपक गया है। संदेश खाली से लेकर के करप्शन लेकर के मुस्लिम तुष्टीकरण, रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाना और पश्चिम बंगाल को कश्मीर की दिशा में खींचने का काम जो है वो ममता बनर्जी ने किया है। देखिए, यही ममता बनर्जी थी जो एक समय संसद में बांग्लादेशी लोगों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाने की बात करते हैं। खेदो 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 इनको कहा जाता था, बांग्लादेशी खेदो इस अभियान चलाया था। चूंकि वो उनका वोट बैंक बन गया तो आज के दिन में वो एन ब्लॉक वोटिंग करते हैं और सिंगूर के बाद से ये चीज़ें बदली थी तो आज ममता बनर्जी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं तो मानता हूं कि हाँ, ये बंगाल की धरती जो है स्वामी विवेकानंद की धरती है, जिन्हें कहा था कि एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर जाता है तो हिंदू समाज की एक संख्या नहीं कम होती है, बल्कि हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। ये मेरी उक्ति नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद की उक्ति है। ये स्वामी विवेकानंद की उक्ति है कि दो धर्म दुनिया में ऐसे हैं जिनके लिए बाकी धर्म सारे दुश्मन हैं। उस बंगाल की धरती पर रेडिकल इस्लामिस्टों को खड़ा करने का पाप जो है श्री सुश्री ममता बनर्जी जी को जाता है। अब ऐसे में महत्वपूर्ण बात है कि क्या आने वाले दिनों में इस चुनाव का क्या होने वाला है। मुझे लगता है लड़ाई इस बार बहुत साफ है। कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दहाई के भी आंकड़े से नीचे उनका परसेंटेज ऑफ वोट है। भारतीय जनता पार्टी 6% से 17% से आज 41% के वोट प्रतिशत पर आ चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए इन आंकड़ों को पार करना बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने बूते पर पश्चिम बंगाल में 25 से 32 सीटें लाएगी और ममता बनर्जी का काउंटडाउन यहीं से शुरू होगा। मुझे लगता है कि जो कोई भी आज के दिन में ममता बनर्जी के टेरर और जो भी उनकी जो तानाशाही रवैया है, आप सोच सकते हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री खुलेआम कहती है मैं प्रधानमंत्री का टेलीफोन नहीं उठाती है। आप क्या बताना चाहते हैं इस देश को? क्या आप इतने घमंडी हो गए हैं? मनरेगा की बात आई, आपने बहुत सही जिक्र किया था। मनरेगा के पैसे नहीं मिलते हैं ये तो आपने बता दिया, लेकिन आप उस पैसे का ऑडिट नहीं कराते हैं ये तो आपने नहीं बताया। ऑडिट में बहुत मजबूरी के साथ ऑडिट कराया तो उसमें बहुत सारी अनियमितताएं आई, उसके बारे में आपसे जवाब मांगा जा रहा था। ये नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री ने कहा है, ये गृह मंत्री ने कहा है और एक बार नहीं कई बार कहा गया। तो चूंकि आप करप्शन के टीले पर खड़े हैं, आपके एक एक मंत्री के यहां से पूरा भर भर नोटों की जिसको मशीन भी जो है वो 24 घंटे नहीं 48 घंटे चलाना पड़ता हो, कई मशीनें बाहर से मंगानी पड़ती हो, तो आप आज के दिन में करप्शन ममता बनर्जी के साथ पार्टी के नेता ही नहीं, संगीत रागी जी, अब तो ममता जी का भतीजा और उनकी धर्मपत्नी भी जांच के दायरे में है, परिवार भी अब जांच के दायरे में है देखा जाए तो। मैं आपको एक और राज खोल दूं, आने वाले दिनों में अभिषेक बनर्जी जेल जाएंगे तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है, ये यकीन मानिए। ईडी ने उनको बुलाया था, ईडी ने उनसे बातचीत किया था और आप यकीन मानिए कोई न कोई एक ऐसा हाथ है जिससे वो बच गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो गिरफ्तार जरूर होंगे, उन पर कार्रवाई और उनकी पत्नी पर कार्रवाई जरूर होगी। ठीक है, स्वयं पुरोहित आप कुछ जोड़ना भी चाह रहे हैं, कुछ आपके लिए सवाल भी इकट्ठे हुए उनका भी जवाब देना चाह रहे हैं और साथ में आप हंस भी रहे हैं संगीत रागी की बात पर। जी नहीं, इन्होंने जो कहा कि वो जेल जाएंगे, बहुत तत्पर है ये जेल भेजने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी इनके सहयोगी है या जो भी रागी जी जो बात कर रहे हैं कि इनके लिए मैं ये कहूंगा मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अभिषेक बनर्जी को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, 9 बार ईडी ने बुलाया उन्हें और वो जाके आए हैं सीना ठोक के और बैठ करके आए हैं, जो भी जवाब सवाल हुआ उसका जवाब सवाल करके आए हैं। हाँ। मगर ईडी लेकिन स्वयं पुरोहित जी, आरोप तो ममता बनर्जी की सरकार पर ये भी है ना कि वो ईडी को काम नहीं करने देते, तापस राय के यहाँ भी काम नहीं करने देते, सीबीआई को काम नहीं करने देते।
नहीं, मैं आप ही से बात कर रहा हूं सर। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने कहा वो ईडी के सामने बैठकर आए। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि ममता बनर्जी पर आरोप ये भी है कि वो ईडी को काम नहीं करने देते, वो इनकम टैक्स को काम नहीं करने देते, वहां के अधिकारी वहां काम नहीं कर सकते, बल्कि उनको भी धमकाया जाता है, जेल भेजने की धमकी दी जाती है, फायर कराई जाती है, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। आप तो प्रवक्ता, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाइए। क्या ये बात गलत है? सवाल करिए। आपने जब मैं जवाब दे रहा हूं, जब मैं आपको जवाब दे रहा हूं तो आप जवाब क्यों नहीं सुन रहे मेरा? आप मेरा जवाब क्यों नहीं सुन रहे हैं? नहीं, आपने पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में बताइए सच बोलूंगा तो मैं प्रवक्ता हो जाऊंगा। इनकम टैक्स, आप सुनिए पहले बात, आप अगर जवाब नहीं सुनना चाहते, आपकी बोलने दे रहा हूं सरकार, आप जब तक खत्म नहीं कर लेंगे किसी और के पास जाऊंगा नहीं। बट इस कहां बोलने दे रहे हैं? कंटिन्यू तो आप बोल रहे हैं, मुझे कहां बोलने दिया जा रहा है कि मैं क्या भूमिका में हूं और क्या कर रहा हूं? आप बोलिए, चलिए आप बोलिए, आप बोलते जाइए ना। अभी आपने रागी के मैंने सिर्फ आपको खुद को प्रवक्ता कहे जाने पर आपत्ति की है। बोलना आप ही को है, सवाल पूछना मेरा काम है। बोलिए, सवाल पूछ के आप स्टॉप करिएगा तब मैं जवाब दूंगा ना। आप तो जब मैं जवाब देता हूं तो बीच में बोलना चालू कर बोलिए ना। मैं तो कह रहा हूं तीसरी बार बोल रहा हूं कि बोलिए, तब बीच में मत बोलिए। सुनिए, आप जो इनकम टैक्स ईडी का डर दिखा रहे हैं ना, 12 जनवरी को तापस राय जो कैंडिडेट है जिनके लिए प्रचार करने देश का प्रधानमंत्री आए हैं आज, वो तापस राय के घर में ईडी की रेड होती है और शुभेंदु अधिकारी जो प्रतिपक्ष का नेता है वो बोलता है कि ये चोर है, और आज वो भारतीय जनता पार्टी का गला में दुपट्टा डाल करके वोट मांग रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ये देश का जनता ये सवाल पूछना चाहती है, बंगाल की जनता इनको जवाब देगी, बंगाल की महिलाएं जवाब देगी। रही बात ईडी सीबीआई का डर दिखाने की, ईडी सीबीआई का डर आप और कुछ दिन दिखा लीजिए, 4 तारीख को आपको नतीजा सामने आ जाएगा। आप हार रहे हैं, बुरी तरह हार रही है, आपकी हताशा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के कार्यक्रम में जिस तरह से लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री, कन्याश्री घर घर तक पहुंचा है, लक्ष्मी महिलाओं ने जवाब दिया है। महिलाएं वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को रोक रही है। संदेश काली का जिस तरह से षड्यंत्र किया गया पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए, प्रज्वल रवन्ना के बारे में एक भी बात नहीं करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आपकी बात कंप्लीट हुई। स्वयं पुरोहित, अब आपकी बात का जवाब जफर इस्लाम साहब देना चाह रहे हैं। जफर इस्लाम साहब संक्षिप्त में दे दीजिए जवाब, फिर मुझे समाजवादी पार्टी का रुख भी करना। जवाब आप सच्चाई के ऊपर उनसे सवाल करिए। मैंने जो सवाल किए हैं कि जिस तरह से षड्यंत्र रचा गया देश के अंदर में जिस तरह से वहां पे पश्चिम बंगाल को बदनाम। अरे भाई हो गया, अभी जवाब ले लीजिए। स्वयं पुरोहित जवाब ले लीजिए, आपका सवाल क्लियर हो चुका है। अरे हो गया, आप मत बोलिए ना। आप सुनिए, जब आरोप लगाते हैं शुभेंदु अधिकारी टीवी चैनल में रुपया लेते हुए पकड़े जाते हैं, तुम्हारी बात हो गई भाई। अजीत पवार आपके नेता है, हेमंत बिस्व शर्मा आपके नेता है। 10 सीट भी नहीं आएगी, क्यों आप चोरों के साथ है? बीच में मत बोलो, 10 सीटें भी नहीं आएगी। इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चिल्लाना सबको आता है। आपकी 10 सीटें भी नहीं आ रही। बंगाल को आपने अखाड़ा बना दिया गुंडागर्दी का, बंगाल को आपने खड़ा बना दिया करप्शन का। बंगाल में आपका नहीं, आपने करप्शन का अड्डा बना के रखा है बंगाल को। बंगाल में जिस तरह से तुष्टिकरण का अड्डा बना के रखा है, सब देख रहे हैं बंगाल में किस तरह की राजनीति हो रही है। जिस तरह से वहां जो एंटी सोशल एलिमेंट को जिस तरह से प्रोत्साहन आप लोग दे रहे हैं, सरकार दे रही है प्रोत्साहन, जिस तरह से आप लोगों ने उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेके स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ जो जिस तरह से कनेक्शन है, नेक्सस दिखता है, वो सब लोग देख रहे हैं। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए वहां जिस तरह की सरकार चला रहे हैं। हकीकत ये है कि बंगाल इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से इस बार जीतेगी और 2025 के इलेक्शन में आपको उखाड़ के फेंक देगा बंगाल से। इसलिए जवाब तो दीजिए कि वहां घोटाला कैसे हो रहा है, जवाब दीजिए नोट कहां से मिल रहा है। उस इतना सारे नोट जो मिल रहा है आपके मंत्रियों के घर से, बड़ा नोट का गड्डी मिल रहा है, कहां से आया गड्डी, किसने लेके आया, किससे पूछ मिला वो गड्डी, सब उसके बारे में बताइए। इसके बारे में जवाब तो देना ही पड़ेगा। आज ईडी दोनों एक दूसरे से सवाल पूछेंगे तो जवाब कौन देगा? देखिए, आशुतोष वर्मा हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से। लौटता हूं, जफर इस्लाम साहब स्वयं पुरोहित जी आपके पास लौटता हूं। सारी चीजें चलिए, हो गया लौटता हूं। आशुतोष वर्मा जी, स्वयं पुरोहित जी का कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से कौन होगा इसका फैसला ममता बनर्जी करेंगी। आपको कितनी उम्मीद है कि ममता दीदी अखिलेश यादव का नाम प्रस्ताव करेंगी? धन्यवाद अनुराग जी, काफी समय बाद आपने मुझे समय दिया।
देखिए, ऐसा है कि इंडिया गठबंधन में ये सवाल कभी रहा ही नहीं है, न इस बात पे कभी मतभेद रहा है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अच्छा, तो बता दीजिए आज कौन बनेगा। देश के लिए लड़ते हैं तो ये बात मैं बता रहा हूँ, ये कभी सवाल ही नहीं रहा है कि किसको बनना है किसको नहीं बनना है। ममता बनर्जी डिसाइड करेंगी या राहुल गांधी डिसाइड करेंगे या अखिलेश यादव डिसाइड करेंगे। जब सामूहिक तौर पे सभी पार्टियां गठबंधन में एक साथ आती हैं तो जीतने के बाद उसके बाद जो एक सामूहिक नतीजा आएगा उसमें सर्वसम्मति से एक चुन लिया जाएगा। ये कोई सवाल है ही नहीं देश के सामने। स्वयं पुरोहित ने कहा है कि वो डिसाइड करेंगी। सर, आपने सुना होगा डिबेट में कि उन्होंने कहा कि ममता दीदी डिसाइड करेंगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो उनको साधुवाद है, ममता जी बहुत सीनियर लीडर हैं, बिल्कुल डिसाइड कर सकती हैं। ये सवाल न मतभेद है ही नहीं। हमारी नेत्री देश ममता के सामने बनर्जी एक बड़ी है, इससे चुनौती क्या आपको है। आपत्ति है क्या? 2024 में जी टीवी वालों को आपत्ति है क्या इससे? हमने आपत्ति थोड़ी दर्ज कराई है। हम तो पूछ रहे हैं, हम तो समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं कि क्या उनको उम्मीद है ममता बनर्जी अखिलेश यादव का नाम प्रस्तावित करेंगी। आप पूछिए ना एनडीए से कौन प्रधानमंत्री हम होगा? तो संभावनाएं टटोल रहे हैं। आप संभावनाएं टटोलने को आपत्ति कहते हैं क्या? नहीं, बांग्ला में संभावना टटोलने को आपत्ति कहते हैं क्या? स्वयं पुरोहित जी कमाल कर रहे हैं आप भाई, कमाल कर रहे हैं। कुमार इंडिया गठबंधन में थे, आपने कहा नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, आप उनको दौड़ में रखे। तो इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार जी का हाल क्या किया वो भी सब जानते हैं। स्वयं पुरोहित जी, इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार का क्या हाल किया वो भी सब जानते हैं। वो किसी से छिपा नहीं है, वो किसी से छिपा नहीं है। चलिए, अरे बारी आशुतोष वर्मा जी की थी, उनको बोल लेने देते हैं। आशुतोष जी अपनी बात पूरी कीजिए। कितनी बार पलटी मार चुके हैं और फिर पलटी मारेंगे, इंतजार करिए आप। चलिए, ठीक है, इंतजार करिए, फिर कितनी बार अच्छा आशुतोष वर्मा जी 4 जून का इंतजार करिए। हाँ, एंकर महोदय इसको ठीक से मॉडरेट कीजिए, क्योंकि अगर आप एंकर और नहीं, मेरे को मेरी भूमिका मत समझाइए, मेरे को मेरी भूमिका मत समझाइए। मैं अपनी भूमिका बखूबी जानता हूँ, इसीलिए मैं वापस आपके पास आ गया, किसी के पास गया नहीं। और मैंने बीच में इंटरप्ट किया नहीं था। स्वयं पुरोहित जी कूदे थे बीच में। बंद कीजिए। अरे भाई, आप मॉडरेट कीजिए ना। हाँ, नहीं, मैं कर रहा हूँ मॉडरेट, बात करना चाहता मैं मॉडरेट कर रहा हूँ सर। अगर मुझसे नहीं हो पा रहा तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप कर लीजिए। आप मॉडरेट करेंगे? अरे भाई, आपका काम है, आप कीजिए। आप तो वही तो मैं कह रहा हूं, मेरा काम मुझे मत सिखाइए। मैं तो लौट के आपके पास आया हूं कि आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कैसे सिखाऊं? पत्रकारिता आजकल किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। राजनीति भी किसी को सिखाने की जरूरत नहीं। मैं आपको नहीं सिखा रहा। मैंने तो अखिलेश यादव के स्वर्णिम भविष्य की संभावनाएं टटोली थी। अगर आपको मिर्ची लग गई तो मैं माफी चाहता हूं। अरे अनुराग जी, कहां मिर्ची लग रही? आप तो बात ही नहीं शुरू होने दे रहे हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप अपनी बात रखिए। आप मुझे मॉडरेट करना सिखा रहे हैं सर। आप अपनी बात रखने की बजाय मैंने आपसे क्या कहा था कि आप अपनी बात रखिए। आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, आपका नाम लेके पूछ रहा हूं। आशुतोष जी, आपका नाम लेके पूछ रहा हूं, और क्या करूं? माइक निकलेगा ना, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। तो रहिए थोड़ी देर के लिए। देखिए, जिस प्रकार से 2024 का इलेक्शन शुरू हुआ था, ये बात बिल्कुल ठीक थी कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव घोषित नहीं हुआ तो एक बड़े एज के साथ में चल रही थी। कि परसेप्शन था देश में कि एक बड़े चुनाव के साथ वो आगे बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही चुनाव घोषित हुआ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिस प्रकार से जबान फिसलना शुरू हुई, और पहली बार ये ऐसा हुआ कि मोदी सरकार 400 पार का नारा इन्होंने दिया, उससे देश में एक अलग तरह की विवेचना शुरू हो गई। और कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज में एक संदेश गया कि 400 पार किस लिए, 400 पार किस लिए, जब 272 से सरकार बन सकती है। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक और दक्षिण से उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े बड़बोले नेता, उन्होंने कहा कि हमें संविधान बदलना है, हमें बड़ा स्टेप लेना है। और ये बात कहीं ना कहीं बैकफायर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गई है। आज जिस प्रकार से एक नेशनल नैरेटिव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, चाहे वो राम मंदिर के नाम पे हो, चाहे वो छद्म राष्ट्रवाद के नाम से हो, वो कहीं ना कहीं टूटता दिख गया है। और जितने भी चुनाव हो रहे हैं वो स्टेट लेवल पे लोकल इश्यूज में चल गए हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि देश में चुनाव जो 2024 में हो रहा है वो अहम मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, इन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। जिस प्रकार से इस पिछले 10 सालों की बेरोजगारी इस देश ने देखी है, एक जुमले के साथ, मेरी बात पूरी होने दीजिए, जुमले के साथ 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष का वादा किया था, और आज 10 साल बाद 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए। तो भारत सबसे बड़े अनएम्प्लॉयमेंट के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा। वो लोग, वो युवा पूछ रहे हैं कि हमारे साथ क्यों है ऐसा। आज मैंने कल ही अखबार पढ़ा कि IITs के 38% प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं।
38%। ये वो समय है जब IITians में आने के लिए लोग ख्वाब देखते थे। ये देश की हालत हो गई है। महंगाई किस प्रकार से है वो आप सबको पता है, वो आपके घर में हो चाहे हमारे भाजपा के प्रवक्ता के घर में हो, अगर महंगाई है तो महंगाई सबके वहां है। और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं पूरे चुनाव को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, और अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जिस प्रकार से भाषा गिर रही है, कभी वो मंगलसूत्र छीन के भाग जाएंगे, कभी आपकी भैंस लेके चले जाएंगे, कभी कल तो कहा मुजरा करने लगेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो भाषा की गिरना है वो अपने आप झलक रही है कि पूरा का पूरा देश इनके खिलाफ खड़ा है, और साइलेंट अंडर करंट इस समय इंडिया गठबंधन के साथ में है। इस देश में नया सवेरा और देश को नया शकून 4 जून को मिलने जा रहा है। आप सब लोग तैयार रहिए, नई सरकार मिलेगी, नई नौकरियां होंगी और नया सवेरा भारत को लेके जाएगा इंडिया गठबंधन के साथ। ठीक है, मैं सबसे पहले जफर इस्लाम साहब से इसका जवाब लूंगा, फिर संगीत रागी जी का रुख करूंगा। जफर इस्लाम बोलिए। मैं सिर्फ इतना बहुत छोटा सा जवाब दूंगा इसका, और बल्कि एक सवाल उनसे करूंगा कि इन्होंने तो सब भाषण दे दिया, सब चीज कह दिया, अब भाई जनता कह रहे हैं उनके साथ है, वोट उनको पड़ रहे हैं, वो ऐसी सरकार देने वाले हैं, लेकिन हारने के बाद ठेकरा तो नहीं फूट जाएगा कहीं और किसी और पे। अभी तो आपस में आप लड़ रहे थे एक दूसरे, आप एमसी के प्रवक्ता से लड़ रहे थे, वो आपस में आप 1 तारीख को सब बिखर जाएंगे, लड़ जाएंगे, और 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद मार पटव्वल होने लगेगा आप लोगों में, वो तो हमको मालूम है। लेकिन कम से कम ईवीएम पे तो ठेकरा नहीं फुड़ेगा, कम से कम जनता को तो गाली नहीं देंगे, इसका वादा तो करेंगे ना। जनता को तो पिछले बार जनता को गाली दे दी आप लोगों ने, इस बार फिर कभी ईवीएम पे ठेकरा फोड़ा, कभी कुछ पे, कभी। मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, पूरे देश की जनता देख रही है, सब लोग आपके साथ है। हारने के बाद क्या वो आपके दुश्मन हो जाएंगे? जरा इसको बताइए। 10 सेकंड हो चुके हैं, 10 सेकंड। आशुतोष जी जवाब देना चाहेंगे जफर इस्लाम साहब की बात का? बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए जफर भाई, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि इंडिया गठबंधन हारने नहीं जा रहा है, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, टीएमसी की प्रवक्ता से हमारी कोई लड़ाई नहीं, उन्होंने कहा ममता जी डिसाइड करेंगे, हमने कहा स्वागत है, हमारी तो कोई लड़ाई है ही नहीं इस बात पे। मैं ये पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, और अब तो सुना है आरएसएस की भी जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें जो खींचतान चल रही है, सुन रहे हैं कि कुछ हिस्सा जो है वो नागपुर का अलग हो गया है, सुन रहे हैं कि लखनऊ का हिस्सा और उत्तर प्रदेश का अलग चल रहा है, और दिल्ली और गुजरात का हिस्सा अलग, उसमें कहीं लड़ाई लड़ाई जवाब दीजिए ना, क्योंकि ये बहुत जगह देखने लगा है। अरे आपसे जो पूछा मैं जवाब दे दिया। हम तो जीत रहे हैं जफर साहब, हम तो जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। आपको अगर हारे बुलाएंगे प्रधानमंत्री, ठीक है, मान लिए, आप भी आइएगा, एक बार को आइएगा, मान लिया, आपको मान लिया, धन्यवाद। लेकिन अगर हारे तो किस पे ठेकरा फोड़िएगा? कल इतना होते। ये सवाल अबू शर्मा जी से भी पूछ लेना चाहिए। राहुल गांधी पे ठेकरा फोड़ेगा उत्तर प्रदेश? अगर और मगर है ही नहीं हमारे पास। सुनिए, ये सवाल अबू शर्मा जी से भी हमारे पास तो अगर मगर है ही नहीं, क्योंकि प्रियंका गांधी जी का मैं बयान सुन रहा था, राहुल गांधी आपके हाथ में है। जफर इस्लाम साहब, प्रियंका गांधी जी का मैं बयान सुन रहा था, उस पर भी अबू शर्मा जी से स्पष्टीकरण ले लेना चाहिए। भाई अबू शर्मा जी, प्रियंका जी का बयान था कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीट से ऊपर नहीं जाएगी अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कह नहीं सकते। क्या उनका इशारा ईवीएम की तरफ था? क्योंकि जफर इस्लाम साहब पूछ रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत गई तो ईवीएम पर ठीकरा तो नहीं फोड़ेंगे 4 तारीख के बाद? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने एक गुब्बारा में हवा भरा, बहुत हवा भरा, 400 पार, 400 पार, 400 पार। और इस देश का जनता, पहला चरण में जागरूक जनता एक आलपीन का छेद कर दिया वो गुब्बारा में। अब हवा देते जा रहे हैं, हवा निकलते जा रहे हैं। आने वाला 4 तारीख को हम भी रहेंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो सत्ता है ना, आप नहीं रहेंगे वही तो बता रहे हैं। एक मिनट अरे आप नहीं रहोगे वही तो बता रहे हो, तो ठेकरा किस पे फोड़ोगे? खाली इतना बताओ, इतना नाटक क्यों कर रहे भाई? जाफर साहब, इतना लंबा मोदी जी ने इतना संस्कार सिखाया नहीं। हम सबका बात सुनो, हम सबका बात सुनो, हम क्या जवाब देंगे? एक सवाल में तो जवाब दो। आप कौन है तय करने वाला? चुपचाप बैठे। अरे तुम बताओ तो कि किस पे ठिकरा? अरे ठिकरा किस पे? ठिकरा किस पे? देखो ये बंगाल, यही बंगाल का है, यही बंगाल का ये लोग, ये कांग्रेस हो या ये कांग्रेस हो, आप हमको बोलने दीजिए, कांग्रेस हो या टीएमसी हो, दोनों का एक ही तरीका है। ये लोग दंगाई लोग हैं, दंगाई। अरे दंगाई लोग,
आप दंगाई लोग हैं, आप शब्दों का चयन नहीं, शब्द इस तरीके के शब्दों का चयन मत कीजिए। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, पर उसमें शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझ कर ये लोग दंगाई लोग, इनकी भाषा ही है, भाषा की कोई मर्यादा नहीं, इनको भाषा की मर्यादा इनको है नहीं। अरे तुमको तो टीवी चैनल से जनता तो तुमको वैसे निकाल के भेजेगी। तुम्हारे जैसे लोगों को संगीत रागी जी के पास भी जाऊंगा। नहीं, मैं तो सवाल किया था। हाँ, सवाल का जवाब ले लेते हैं। जफर इस्लाम साहब सवाल का जवाब मेरे बीच में इतना अबू शर्मा जी बोलिए। हाँ ठीक है, अबू शर्मा जी बोलिए। सुनने वाला नहीं, मैं चुप से सुनने वाले, इसको भोंकने दो, इसको भोंकने दो, इस तरीके से सुनने वाला नहीं। जफर इस्लाम साहब, ये शब्द मेरी डिबेट में नहीं, मेरे कहीं और जाके बोल लीजिएगा, मेरी डिबेट में नहीं। मैं निवेदन करता हूँ, ये शब्द कैसे, इस तरीके की भाषा शैली नहीं, ना इससे मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जवाब देना ही पड़ेगा। इस तरीके की भाषा शैली मेरी डिबेट में नहीं, कम से कम इसको जवाब देने का इसको तरीका नहीं मालूम है। कांग्रेस को, ठीक है, कांग्रेस पार्टी को, अबू शर्मा जी आप अपना जवाब दें। जफर इस्लाम चुप हो जाइए, मैं निवेदन कर रहा हूँ। जफर इस्लाम साहब, आपका ये नहीं है, मर्यादा आपको नहीं है, टीवी चैनल में करके क्यों बात कर रहे हैं? आपको संबंध देने मर्यादा नहीं है। जनता तो सबको देख रही है, जनता सबको देख रही है और सुन भी रही है, आप क्या बोल रहा है वो नहीं, मैं तू करके नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आपको तू लग रहा, मैं तो तू बोला नहीं, इसलिए कि आपका दिमाग सटक गया है। मैं आपसे पूछूंगा, आपका पूछूंगा कि क्या, इसलिए कि तुम्हारे लोगों को एक ही आदत है, हारने के बाद ठिकरा। अगर आपको इलेक्शन कमीशन से आपके हित में अगर डिसीजन नहीं हुआ तो आप इलेक्शन कमीशन को, अगर आपको मैंने भी एक सवाल पूछा था अबू शर्मा जी, उसका जवाब दे दीजिए। जवाब देना पड़ेगा। दीजिए अबू शर्मा जी, बात पूरी कीजिए, समय की कमी है। जफर साहब जवाब ले लीजिए, जवाब दे रहे हैं, धैर्य के साथ सुन लीजिए। आप सवाल का जवाब दो ना। ये दे रहे हैं जी को, भाजपा को टारगेट करते रहे। अच्छा नहीं, दे रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? अरे जवाब दे रहे हैं, सवाल का जवाब दो, सवाल का जवाब दो, सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुमसे जवाब लूंगा, तुमको बोलने नहीं दूंगा, समझे? हमको जो जवाब, हमारा सवाल का जवाब दिया ना, तुम इधर उधर का बात क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा राहुल गांधी और अरे सुन तो लीजिए जफर इस्लाम साहब। अच्छा जफर इस्लाम साहब चुप हो जाइए, गाली नहीं दिया, इससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं, आपको सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। जफर इस्लाम साहब, जब आपने उनसे सवाल किया है तो जवाब भी ले लीजिए। अबू शर्मा जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी ने इस सत्ता का कफिन में आखिरी कीला डाल दिया था उसी दिन जिस दिन वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा में निकल पड़े। इस देश का लोगों से संवाद करने के बाद जनता का जो परेशानी आदरणीय राहुल गांधी जी ने देखा, वही हमारा मैनिफेस्टो में झलक रहा है। वो जनता का मैनिफेस्टो है। नहीं वो ठीक है, मैं मानता हूं उस चीज को, मैं मानता हूं उस चीज को। नहीं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा का पूरा सम्मान है अबू शर्मा जी, लेकिन सवाल बहुत सीधा सा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है या उसके 400 पार होते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा तो नहीं फोड़ेंगी विपक्षी पार्टियां। सवाल ये था बस। मैं आपको बोल रहा हूँ 150 से ऊपर नहीं जाएगा भारतीय जनता पार्टी। आप 400 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। संगीत रागी जी एक बहुत छोटा सा कमेंट, राहुल गांधी की न्याय यात्रा भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोक चुकी है, ये गुब्बारा 4 को फूट जाएगा। अरे बताओ तो सही, कांग्रेस का कहना है। संगीत रागी जी ये बताओ, संगीत रागी जी तुम्हारे टॉप के लीडर लोग संगीत रागी जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए लास्ट कमेंट। मेरे पास समय की कमी है, फिर मैं देखा मैंने। रखिए ये मंच केवल आप दोनों का नहीं है सर, सुन लीजिए संगीत रागी को सुन लीजिए। तुमको प्रवक्ता बनाया कौन, मुझे मालूम नहीं। संगीत रागी जी आप बोलिए। इस तरह संस्कार आपके संस्कार, अरे तो हम लोग को तो संस्कार सिखाया गया। तुम सर मैंने सोचा था कि किसी की आवाज बंद नहीं करूंगा, कम से कम इस बात का मेरे फैसले का सम्मान कीजिए, मुझे ये करने पर मजबूर मत कीजिए। संगीत रागी जी बोलिए। होते तो इस तरह से बात नहीं करते। संगीत रागी जी बोलिए। अनुराग जी देखिए, राहुल जी की यात्रा के बाद 3 विधानसभाओं के चुनाव हुए उत्तर भारत में और तीनों विधानसभाएं कांग्रेस पार्टी हार गई। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी की यात्रा से कोई बहुत बड़ा मौलिक परिवर्तन हुआ है। राहुल गांधी की यात्रा का पश्चिम बंगाल में भी विरोध किया गया था। एक कर्नाटक और हिमाचल नहीं जीता। हिमाचल कैसे जीते? आपको
सर हिमाचल कैसे जीते भारतीय जनता आपको पार्टी मालूम का होना चाहिए। प्रवक्ता है आपको तो क्या दोपट्टा बताऊं? लगा लीजिए ना। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार इस डिबेट को यहीं से उठाया जाए इन्हीं मेहमानों के साथ। कोशिश रहेगी क्योंकि आज समय की बहुत कमी है। मैं आप सभी से माफी चाहूंगा, समय की पाबंदी के चलते मैं इस डिबेट को और आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जरूर करूंगा ताल ठोक के में आज जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ताल ठोक के में आज के लिए इतना ही। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ हाजिर हो जाएंगे, सवाल करेंगे अपने मेहमानों से ताल ठोक के। जी न्यूज़।